नमस्कार साथियों। मैं चंद्र प्रकाश शर्मा आपका जीएस पाठशाला आईएएस के पॉडकास्ट प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान, जिसका स्रोत है हमारा एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक। आज हम देखेंगे मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बात करते हैं मूल अधिकारों की। तो दोस्तों, ये जो मूल अधिकार है हमारे संविधान में शामिल हैं और एक बड़ा चैप्टर हम इसे कह सकते हैं। तो 2-3 भागों में ये चैप्टर होगा। दोस्तों, आपको बताऊं कि हमारे संविधान का जो भाग 3 है उसमें 12 से लेकर 35 तक कुछ अनुच्छेद हैं और इन अनुच्छेदों को ही हम सम्मिलित रूप से मूल अधिकार कहते हैं। या हम बोल सकते हैं कि हमारे संविधान में जो मूल अधिकार है वो भाग 3 में समाहित हैं। अब प्रश्न उठता है कि मूल अधिकार आखिर आए कहाँ से, हमने कहाँ से लिए। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मूल अधिकारों का जो स्रोत है संविधान निर्माताओं के लिए वो अमेरिका का संविधान रहा है। अमेरिका के संविधान में एक विल ऑफ राइट्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अधिकार का विधेयक, था और उसी के माध्यम से जो है हमने मूल अधिकार अपने संविधान में शामिल किए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा कहने का मतलब सीधा सा यही है कि हमारे संविधान में मूल अधिकार शामिल हैं। और एक और चीज़ बताऊं दोस्तों कि मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है। तो लगभग 12वीं 13वीं शताब्दी में इंग्लैंड में वहाँ के नागरिकों के लिए अधिकारों का एक पत्र आया था और उसी को मैग्ना कार्टा बोलते थे। और यही कारण है कि भारत के संविधान में जो मूल अधिकार हैं उन्हें हम भारत का मैग्ना कार्टा या संविधान का मैग्ना कार्टा की संज्ञा देते हैं। अब आप देखेंगे ये जो मूल अधिकार हैं वो न्यायोचित मूल अधिकार हैं, अर्थात कहने का मतलब कि इन जो मूल अधिकारों का उल्लंघन अगर होता है तो आप न्यायपालिका में इनके अधिकारों की रक्षा के लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे संविधान में मूल अधिकारों का विवरण इतना विस्तृत है जितना विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है। यहाँ तक कि जिस अमेरिकी संविधान से हमने मूल अधिकार लिए हैं उनमें भी मूल अधिकार इतने विस्तृत नहीं है। और साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि संविधान के द्वारा इन मूल अधिकारों की जो है संरक्षण की बात की गई है। बिना किसी भेदभाव के हम हर व्यक्ति को ये मूल अधिकार पहुंचाने की गारंटी दी गई है। और दोस्तों, ऐसा कई कारणों से ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम देखें राष्ट्र हित की दृष्टि से, राष्ट्र की एकता अखंडता की दृष्टि से, आप देख सकते हैं समानता की दृष्टि से, और साथ ही साथ लोगों के सम्मान बनाए रखने की दृष्टि से ये जरूरी है। ये शब्दों का मैंने जो प्रयोग किया, समानता, सम्मान, राष्ट्र हित, राष्ट्रीय एकता, जब आप पूरे आर्टिकल पढ़ेंगे मूल अधिकारों के तब आपको ये बात समझ में आएगी। जैसे कि अस्पृश्यता का जो अधिनियम, अस्पृश्यता का जो प्रावधान है हमारे संविधान में, तो वो किस लिए है, सम्मान को बनाए रखने के लिए है। इसी तरीके से समानता के प्रावधान हैं। तो कुल मिलाकर इन मूल अधिकारों के माध्यम से इन चीज़ों को हम समाहित करते हैं। अब हम देखते हैं कि मूल अधिकार आखिर कहते क्या हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि लोकतंत्र 3 तरीके का होता है। मैंने आपको बताया था राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र। तो मूल अधिकार जो होते हैं किसी भी देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास करते हैं, और आप देखेंगे हमारे यहाँ पर भी ऐसे ही है। और ये जो मूल अधिकार होते हैं देश में व्यवस्था भी बनाते हैं। आप जब देखेंगे कि कोई भी जो राजा होता है या हम बोल सकते हैं कि शासक है, उसको कठोर होने से बचाता है या रोकता है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो सरकार के द्वारा कठोर नियम बनाए जाते हैं जिनसे नागरिक परेशान हो सकते हैं। तो ये जो मूल अधिकार हैं वो राज्य के कठोर नियमों से जो है नागरिकों की सुरक्षा करते हैं। साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि संसद को ये तानाशाह होने से रोकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो उद्देश्य है वो वास्तव में कानून की सरकार बनाना होता है, ना कि व्यक्तियों की सरकार। मतलब मनमानी नहीं चलेगी, जो कानून बनेगा वो जो है कानून की सरकार बनेगी, सरकार कानून की होगी ना कि व्यक्तियों की। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मूल अधिकार जो है देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। अब एक और चीज आती है कि आखिर हम इन्हें मूल क्यों बोलते हैं। कहने का मतलब मूल अधिकारों के अंदर जहाँ शुरू में जो मूल शब्द लगा है, फंडामेंटल शब्द लगा है, उसका मतलब क्या है। तो दोस्तों, सीधा सा मतलब यही है
कि ये हमारे व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए, बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक हैं। चाहे हमारा भौतिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, नैतिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, उनके लिए ये मूल अधिकार काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी कारण से इन्हें जो है मूल अधिकार कहा गया है। एक और कारण है कि इन्हें मूल कहा जाता है, फंडामेंटल कहा जाता है, क्योंकि संविधान के द्वारा इन्हें गारंटी और सुरक्षा दी गई है। तो इस कारण से भी फंडामेंटल शब्द का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि मूल रूप से जब हमारा संविधान बना था तब हमारे संविधान में 7 मूल अधिकार हुआ करते थे। समता का अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार था, शोषण के विरुद्ध अधिकार था, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार था, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार था और आपका 7वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों, जब हमारा संविधान लागू हुआ तब 7 अधिकार शामिल थे, लेकिन वर्तमान की डेट में आप देख सकते हैं कि सिर्फ 6 अधिकार शामिल हैं। कहने का मतलब इन 7 अधिकारों में से एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, संविधान में से हटा दिया गया है। तो ये आपका 7वां अधिकार था, जिसे हम जो है 6वां अधिकार था, सॉरी, जिसे हम संपत्ति का अधिकार कहते हैं, जो कि अनुच्छेद 31 में था। और आप जानेंगे कि जो 44वां संविधान संशोधन था उसके माध्यम से इसे मूल अधिकारों में से 1978 में हटा दिया गया और इसे मूल अधिकारों से हटाकर संपत्ति के अधिकार को हमने एक संविधान के दूसरे भाग में रख दिया, जो कि है आपका भाग 12वां और आर्टिकल है 300 का। तो आपको याद रखना है कि संपत्ति का अधिकार को वर्तमान की स्थिति क्या है। तो ध्यान देना दोस्तों, संपत्ति का अधिकार जो है वर्तमान में संविधान में तो है, लेकिन मूल अधिकारों के अंतर्गत भाग 3 में शामिल नहीं है। अब हम बात करेंगे मूल अधिकारों की कुछ विशेषताएं हैं जो इन्हें बाकी के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मौलिक कर्तव्यों से अलग करती हैं। तो हम इन विशेषताओं पर बारी बारी से गौर करेंगे। सबसे पहली विशेषता है कि जो मूल अधिकार हैं, इनमें से कुछ जो मूल अधिकार हैं वो सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, जबकि कुछ मूल अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए हैं, चाहे वो नागरिक हों चाहे विदेशी हों और चाहे कोई कंपनी भी हो सकती है, क्योंकि आप देखेंगे हमने कंपनियों को भी जो है व्यक्तियों का या कानूनी व्यक्तियों का दर्जा दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि जो नागरिक का मतलब होता है जिसकी किसी राष्ट्र के प्रति निष्ठा होती है, उसे कुछ राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, सिविल अधिकार प्राप्त होते हैं, तो वो व्यक्ति नागरिक कहलाता है। तो आप देखेंगे हमारे संविधान में कुछ मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए है, जिनकी बात हम बाद में करेंगे। फिर दूसरी चीज़ हम देखते हैं विशेषता कि ये असीमित नहीं है, मतलब आपको अगर मौलिक अधिकार सौंपे गए हैं तो ऐसा नहीं है कि आप इनका चाहे जैसे दुरुपयोग करें। ध्यान दें, ये असीमित नहीं है, ये वाद योग्य हैं। कहने का मतलब इनके उल्लंघन होने पर आप न्यायपालिका भी जा सकते हैं, साथ ही साथ इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन ये प्रतिबंध युक्तियुक्त होना चाहिए, एक तरीके से सही तर्कों पर आधारित होना चाहिए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, जब इन मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो इसका निर्णय जो है न्यायालय करती है कि वो प्रतिबंध कितना सही है। तो हम कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि ये जो मूल अधिकार होते हैं वो व्यक्तिगत अधिकार और समाज के जो अधिकार हैं या समाज के बीच में संतुलन बनाने का काम करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि व्यक्ति को इतनी आज़ादी नहीं दी जा सकती है, इतनी स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है कि वो कुछ भी करे। तो ऐसी स्थिति में समाज के साथ तालमेल बनाए रखना भी आवश्यक होता है। फिर तीसरी विशेषता अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि अगर हम कुछ मामलों को छोड़ दें तो ज़्यादातर जो अधिकार हैं आपके, ज़्यादातर मूल अधिकार राज्य के खिलाफ होते हैं, राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ है। कहने का मतलब राज्य को कुछ ना कुछ करने से रोकते हैं। तो कुल मिलाकर एक तरीके से ये व्यक्ति का संरक्षण करने का काम करते हैं। अगली विशेषता अगर हम देखें तो आप पाएंगे कि कुछ जो मूल अधिकार हैं वो नकारात्मक हैं, जबकि कुछ सकारात्मक हैं। नकारात्मक का सीधा सा मतलब है कि सरकार को कुछ करने से रोकते हैं और सकारात्मक का मतलब है कि व्यक्तियों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं देते हैं। जैसे कि आप देखेंगे धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है व्यक्तियों को अधिकार दे रहा है, तो ये एक समान सकारात्मक मूल अधिकार हुआ। जबकि राज्य को अगर रोका जा रहा है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, सरकार ऐसा नहीं करेगी, तो ये एक नकारात्मक बिंदु हो गया। मतलब इसमें मान के चला जाता है कि राज्य क्या क्या करेगा, तानाशाह होने का काम करेगा, सरकार हमेशा तानाशाह होने का काम करती है। तो इस कारण से ये नकारात्मक भी हैं और सकारात्मक भी हैं।
अगली विशेषता है कि ये न्यायोचित होते हैं, मतलब इनका उल्लंघन होने पर आप न्यायपालिका में जा सकते हैं। साथ ही साथ अगली विशेषता है कि अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आपको उच्चतम न्यायालय के द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है। मतलब कोई भी व्यक्ति जिसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, उसे उच्च न्यायालय में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप अगर जाना चाहते हैं उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में, तो जा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं जाना चाहते, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। साथ ही साथ अगली विशेषता है कि ये परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। कहने का मतलब इनमें कटौती की जा सकती है। संसद को अधिकार है कि वो मूल अधिकारों को कम कर दे, और ये काम बस ध्यान रखें कि संविधान संशोधन के द्वारा ही किया जाएगा, ना कि सामान्य विधायी प्रक्रिया से। और इसमें भी एक और महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखनी है कि जो संसद होगी वो मूल अधिकारों के अंतर्गत मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो कुल मिलाकर ध्यान रखें कि मूल अधिकारों को रोका तो जा सकता है, लेकिन वे मूल अधिकार जो आपके मूल ढांचे के अंतर्गत आती हैं उन्हें सरकार जो है बदल, या हम बोल सकते हैं कि संसद बदल नहीं सकती। अगली विशेषता देखते हैं हम कि जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, आर्टिकल 352 के तहत जो लगता है राष्ट्रीय आपातकाल, तो आप देखेंगे जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो जो मूल अधिकार होते हैं वो निलंबित हो जाते हैं। सिर्फ दो मूल अधिकार, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मूल अधिकार जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त हो जाते हैं, केवल दो मूल अधिकार समाप्त नहीं होते। और इसमें भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमें 6 अधिकार प्राप्त होंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो उन मूल अधिकारों का जो है एक तरीके से स्थगन उस समय तो होता है जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध के आधार पर लगा हो, या फिर राष्ट्रीय आपातकाल विदेशी आक्रमण के आधार पर लगा हो। और अगर ये आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है, कहने का मतलब देश के अंदर कोई गड़बड़ी हुई है उसके आधार पर लगा है, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो भी हमें अधिकार मिलते हैं उनका भी स्थगन नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं हम सीधी आर्टिकल 33, 34 और 35 की। तो ये भी विशेषताओं के अंतर्गत शामिल होते हैं। दोस्तों आर्टिकल 33 में आप पढ़ेंगे कि जो हमारी सेनाएं हैं, सशस्त्र बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं, पुलिस बल हैं, गुप्तचर संस्थाएं होती हैं और इनमें काम करने वाले लोग होते हैं, तो संसद को ये अधिकार होता है कि उनके अधिकारों पर, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो ये आर्टिकल 33 है। इसी तरीके से आप देखेंगे आर्टिकल 34 है कि इसके अंतर्गत ऐसे इलाकों में भी हम जो है मूल अधिकारों को रोक सकते हैं जहाँ पर फौजी कानून लागू होता है। और फौजी कानून का सीधा सा मतलब होता है जहाँ पर सेना का शासन हो, और ऐसा सिर्फ असामान्य परिस्थितियों में ही किया जाता है जब परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। और आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जो फौजी कानून होता है वो राष्ट्रीय आपातकाल से अलग होता है। और इसके बाद विशेषता में ही हम आर्टिकल 35 पढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारे जो ज़्यादातर मूल अधिकार होते हैं खुद पे खुद लागू रहते हैं, लेकिन कुछ मूल अधिकारों को लागू करने के लिए हम कानून भी बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ऐसा कानून बनाने की जो शक्ति होती है वो संसद को ही होती है, राज्य के विधानमंडलों को ये शक्ति नहीं होती है। और ऐसा इसलिए है ताकि मूल अधिकारों के संबंध में पूरे देश में एकरूपता बनी रहे, उनमें भेदभाव नहीं हो। तो दोस्तों आपने ये विशेषताएं देखी। यहाँ पर आपने एक चीज़ देखा होगा कि हमने विशेषताओं के अंतर्गत आर्टिकल 33, 34, 35 की बात यहाँ पर कर ली। अब दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 12 और 13 की, क्योंकि आपको पता है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार हैं। लेकिन आप देखेंगे वास्तव में सही मूल अधिकार जो आएंगे आपके 14 से लेकर 32 तक आएंगे। 12वां 13वां आर्टिकल आपको राज्य की परिभाषा और कानून की परिभाषा बताएगा, जबकि 33वां 34वां 35वां आर्टिकल आपने देख लिया, वो सेना के बारे में, साथ ही साथ फौजी कानून के बारे में और संसद के बारे में बात करते हैं। अब हम देखते हैं राज्य की परिभाषा। तो दोस्तों राज्य की परिभाषा हमारे संविधान में भाग 3 के आर्टिकल जो है 12 में दी गई है, और इसमें कहा गया है कि राज्य होता क्या है। आप जब मूल अधिकारों को पढ़ेंगे तो आपको बार बार राज्य शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए स्टेट होता क्या है। स्टेट का मतलब यहाँ पर एमपी यूपी नहीं है, स्टेट का मतलब कुछ अन्य संदर्भों में है।
तो आपको चार बातें ध्यान रखनी है। नंबर एक, जो केंद्रीय सरकार होती है, केंद्र सरकार और केंद्र की जो संसद होती है वो क्या है, वो आपका राज्य के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब केंद्र का कार्य, केंद्र की कार्यपालिका और केंद्र की विधायिका। इसी तरीके से आप देखेंगे राज्य की कार्यपालिका और राज्य की विधायिका भी क्या होती है, आपकी राज्य के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से आप देखेंगे स्थानीय स्तर पर जो नगर पालिकाएं होती हैं, आपकी पंचायतें होती हैं या कोई सुधार बोर्ड है वो होता है, वो भी राज्य के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ जितने भी इसके अलावा अन्य वैधानिक संवैधानिक निकाय हैं या गैर संवैधानिक निकाय हैं, जैसे कि एलआईसी संस्था है या जो भी संस्था सरकार से जुड़ी है, वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगी। तो कुल मिलाकर राज्य में आप सीधा ध्यान रखें कि सरकार से जुड़ी हुई अगर कोई संस्था है तो पूरे चांसेज हैं कि वो क्या होगी, वो राज्य के दायरे में आएगी। तो हम कुल मिलाकर ये देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 की, जो कि बात कहता है मूल अधिकारों से असंगत विधियां। विधि मतलब कानून, मतलब आर्टिकल 13 ये कहता है कि यदि कोई कानून मूल अधिकारों के विपरीत है या मूल अधिकारों को कम करने का प्रयास करता है तो ऐसे कानून या ऐसी विधियां क्या होंगी, जीरो होंगी या अमान्य होंगी। और ऐसी विधियों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, न्यायपालिका के द्वारा ये देखा जा सकता है कि वो कानून जो है वो सही है या नहीं है। और ये शक्ति आप जानते हैं हमारे उच्चतम न्यायालय को भी प्राप्त है और हमारे हाई कोर्ट्स को भी प्राप्त हैं। आप देखेंगे अनुच्छेद 32 के तहत, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं, उसके तहत यह अधिकार आपके उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। जबकि अनुच्छेद 226 के तहत ये जो अधिकार है उच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो हम कुल ये कह सकते हैं कि यदि कोई कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे जो है गैर कानूनी या गैर संवैधानिक घोषित किया जा सकता है। अब यहाँ पर हमने बात की कानून को, लेकिन आपको पहले पता तो होना चाहिए कि कानून होता क्या है, मतलब कौन कौन सी चीज़ों को हम कानून के दायरे में रखेंगे। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान रखें। मतलब वही कानून को आप अवैध घोषित कर सकते हैं, लेकिन कानून के अलावा कोई अन्य चीज़ है तो उसे अवैध घोषित नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 13 के तहत अगर आप विधि शब्द की बात करें तो इसके अंतर्गत चार चीज़ें आती हैं। नंबर एक है स्थायी विधियां या स्थायी कानून। तो स्थायी विधियां, स्थायी कानून क्या होती हैं दोस्तों, आप देखेंगे संसद के द्वारा या राज्य के विधानमंडलों के द्वारा जो कानून पारित किए जाते हैं, जो विधेयक पारित किए जाते हैं, जो राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा अधिनियम बनते हैं, वो स्थायी विधियां होती हैं। तो वो अगर ऐसा कोई है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो वो किस में शामिल किए जाएंगे, आपके कानून की परिभाषा में शामिल किए जाएंगे। इसी तरीके से अस्थायी विधियां होती हैं कुछ, जैसे कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किए जाते हैं वो भी अस्थायी विधियों के दायरे में आते हैं। और यदि कोई अध्यादेश है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो उसे भी शून्य किया जा सकता है। इसी तरीके से आप देखेंगे कुछ प्रत्यायोजित विधान हैं या कार्यपालिका के कुछ निर्णय होते हैं। आपको एक शब्द बता दूं मैं, प्रत्यायोजित विधान। तो इसका मतलब होता है दोस्तों, आपको पता है विधान मतलब कानून बनाने का अधिकार किस पर है, विधायिका पर होता है। लेकिन विधायिका हमेशा काम नहीं करती है, आप देखेंगे विधायिका साल में 3 बार ही काम करती है। तो ऐसी स्थिति में ये अपनी कानून बनाने की शक्ति कार्यपालिका को दे देती है और इसी को हम बोलते हैं प्रत्यायोजित विधान। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कार्यपालिका के द्वारा या सरकार के नुमाइंदों के द्वारा कुछ अध्यादेश या आदेश या उपविधियां या नियम होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, रूल और रेगुलेशन जिन्हें हम बोलते हैं, या सर्कुलर, ये जारी किए जाते हैं और ये प्रत्यायोजित विधान की श्रेणी में आते हैं। इसी तरीके से चौथा हम देखेंगे विधि के गैर विधायी स्रोत, जैसे कि कोई हो सकती है कोई ऐसी प्रथा हो, कोई ऐसी रूढ़ी हो जिसे कानून का बल रखने वाला माना गया हो, तो उसे भी हम किस में लाएंगे, विधि के अंतर्गत शामिल करेंगे। तो अगर ये चार चीज़ें होती हैं और आपके किसी भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन करती हैं तो आप न्यायपालिका में जा सकते हैं और न्यायपालिका उन्हें अवैध घोषित कर देगी। लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ जो है अब याद रखनी है कि जो संविधान संशोधन होता है वो कोई भी विधि नहीं है, मतलब संविधान संशोधन कोई कानून नहीं होता है और इसलिए आप संविधान संशोधन को चुनौती नहीं दे सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर संसद ने मूल अधिकारों में परिवर्तन किया है, संविधान संशोधन किया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये आपने
कानून के माध्यम से मूल अधिकारों का उल्लंघन किया है। कहने का मतलब कानून के दायरे में आपको संविधान संशोधन को लाने का अधिकार नहीं है। बस उच्चतम न्यायालय ने एक व्याख्या ये की है कि केशवानंद भारती मामले में कहा गया था कि मूल अधिकारों का हनन किया जाता है या उनको रोका जाता है संविधान संशोधन के माध्यम से, तो बस हमें ध्यान रखना चाहिए सरकार को कि कभी भी मूल ढांचे पर आघात नहीं होना चाहिए, मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दोस्तों अब हम एक नज़र डालते हैं संविधान के सभी मूल अधिकारों पर। आपने आर्टिकल 12 और 13 पढ़ लिए। 12 में राज्य की परिभाषा थी, 13 में कानून की परिभाषा थी या विधि की परिभाषा थी। अब आप देखेंगे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक पहला अधिकार आता है जिसे हम कहते हैं समानता का अधिकार, और इसमें 4 अधिकार शामिल हैं। पहला 14वां आर्टिकल में है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अभी सिर्फ आपको सुनना है, बाकी जब हम एक एक करके पढ़ेंगे तब इन्हें स्पष्ट करेंगे। फिर आर्टिकल 15 में आता है कि धर्म के आधार पर, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव होता है उसका निषेध। आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत। और आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत या उपाधियों पर रोक। तो कुल मिलाकर ये 5 जो अधिकार हैं 14 से लेकर 18 तक, वो समानता के अधिकार में शामिल किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 19 से लेकर 22 जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है। और इसमें आर्टिकल 19 में आप देखेंगे 6 अधिकार एक साथ शामिल हैं, इसलिए हम इन्हें 6 अधिकारों की सुरक्षा भी बोलते हैं। तो आप आर्टिकल 6 में देखेंगे 6 बातें हैं। पहला है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है सम्मेलन करने का अधिकार। तीसरा है संघ बनाने का अधिकार। चौथा है संचरण करने का या घूमने का अधिकार। पांचवा है निवास करने का अधिकार। और छठवां है व्यवसाय करने का अधिकार। कुल मिलाकर 19वें आर्टिकल में ये 6 अधिकार शामिल होते हैं। फिर आप 20वां आर्टिकल देखेंगे अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर कोई अपराध किया गया है या होने की संभावना है तो इस तरीके से जो है उसमें भी संरक्षण की बात की गई है अपराधी के लिए। आर्टिकल 21 बहुत प्रसिद्ध अधिकार है जिसे हम प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल है। इसके बाद आता है आर्टिकल 21 जिसे हम बोलते हैं प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ये आर्टिकल 21 का है दोस्तों। 21 तो आपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देखा। और इसके बाद आता है आर्टिकल 22 और ये है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके क्या अधिकार होते हैं उनको लेकर भी हमारे संविधान में बात की गई है। तो 19 से लेकर 22 तक ये स्वतंत्रता के अधिकार की बात होती है। फिर आता है आर्टिकल 23 और 24 जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल 23 जो होता है वो बलात् श्रम का निषेध करता है, मतलब किसी से आप बलपूर्वक काम नहीं करा सकते। और आर्टिकल 24 है वो कारखानों में बच्चों आदि पर या बच्चों आदि के नियोजन से संबंधित है कि आप कारखानों में बच्चों को काम पर नहीं लगा सकते। फिर आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आप देखेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आता है। और आर्टिकल 25 में आप देखेंगे अंतःकरण की, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की, उसका आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसी तरीके से आर्टिकल 26 में आप देखेंगे धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 27 में आप देखेंगे कि टैक्स को लेने से स्वतंत्रता है, मतलब धर्म के आधार पर टैक्स नहीं लिया जा सकता या किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए भी टैक्स नहीं लिया जा सकता। और आर्टिकल 28 आप देखेंगे धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना का अधिकार इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। मतलब आपको अगर कोई धार्मिक शिक्षा दिलवाई जाती है तो आप उसे लेने से मना कर सकते हैं किसी भी शिक्षा संस्थान में। तो कुल मिलाकर 25 से 28 तक ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार था। इसके बाद आता है आर्टिकल 29 और 30, तो ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है और इसे हम बोलते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें आर्टिकल 29 में आप देखेंगे अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा की बात की गई है। जबकि आर्टिकल 30 में शिक्षा संस्थाओं की बात की गई है कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और साथ ही साथ उनका संचालन भी कर सकते हैं। और इसके बाद आता है आपका 30 के बाद हम 32 की बात करेंगे। 31 की बात हम बिल्कुल अपवाद के रूप में करते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो आप जानते हैं कि अगर आपके किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है, जो कि हमने पहले पढ़े हैं 5 मूल अधिकार, उनका अगर उल्लंघन होता है तो आप जो है संरक्षण लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ रिटें जारी की जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं
वंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो ये रिटें जारी की जा सकती हैं। तो दोस्तों अभी हमने जो देखा, सिर्फ मूल अधिकारों के नामों को हमने जाना है, इनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमने सारे मूल अधिकारों को देख लिया है। अब हम एक चीज़ और जानते हैं थोड़ा सा, जो हमने पिछली क्लास में भी देख लिया, कि कौन कौन से अधिकार जो है नागरिकों को प्राप्त हैं और कौन कौन से अधिकार नागरिक और विदेशियों दोनों को प्राप्त होते हैं। तो आपको आर्टिकल ध्यान रखना चाहिए, आप ध्यान रखें। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 या 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, मतलब अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये वो अनुच्छेद हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि ये मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। आप देख सकते हैं, जैसे कि हम बात करें आर्टिकल 15 में कहा गया है कि विभेद का प्रतिषेध, मतलब सिर्फ धर्म के आधार पर, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। आर्टिकल 19 कहता है आपका वही, आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो 6 अधिकार शामिल हैं, विचार का, अभिव्यक्ति का, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का आदि। इसी तरीके से आर्टिकल 29 और 30 भी हम देख के आए हैं, अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिकार हैं, अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्कृति से जुड़े हुए अधिकार हैं। तो ये जो अधिकार हैं वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, ध्यान रखें, विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं। जबकि इसके अलावा जितने भी अधिकार आप देखेंगे, इन 5 अधिकारों को हटा दिया जाए तो सारे के सारे अधिकार विदेशियों पर भी लागू होते हैं और नागरिकों पर भी लागू होते हैं। यहाँ पर मैं आपको 3 लाइनें क्लियर करवाता हूँ। पहली चीज़ तो ध्यान रखें कि जितने भी मूल अधिकार हैं संविधान में, भारतीय नागरिकों के लिए तो है ही। अब उन मूल अधिकारों में से कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, भारतीय नागरिकों के लिए, 15, 16, आपका 19, 29 और 30। जबकि बाकी के जो अधिकार हैं वो नागरिक और विदेशी दोनों के लिए हैं। तो दोस्तों आज हमने ये जाना शुरुआत की मूल अधिकारों की। अब हम बारी बारी से जितने भी 6 मूल अधिकार हैं उनके बारे में जानेंगे और बेहतर रूप से इस टॉपिक को हम समझेंगे। टॉपिक थोड़ा बड़ा है लेकिन हमें ये 2 या 3 क्लास में हमें करना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये प्रयास पॉडकास्ट प्रोग्राम बेहतर लग रहा हो तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सुनिए। जब भी आपका एग्ज़ाम हो इसे बार बार सुनिए, जल्दी से जल्दी रिवाइज कीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये क्लासेज आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगी और आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। धन्यवाद।